वेलकम गाइज। आज का वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपको पता है कि मुख्य सेविका भर्ती 2022 जिसके 20 टॉपिक में इन्होंने सिलेबस डिसाइड किया है, तो उसके 2 टॉपिक मैं पहले कंप्लीट कर चुका हूं। जो लोग ये वीडियो नहीं देखे वो देख लें। तो तीसरा टॉपिक जो है, टॉपिक थर्ड जो है, सामाजिक समस्याएँ तथा विशेष रूप से बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित मुद्दे। तो इस टॉपिक में जो हम बात करने वाले हैं, सामाजिक समस्याओं से संबंधित, बच्चे और महिलाओं से संबंधित, खासकर इन पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो टॉपिक वाइज क्लासेस लेकर चल रहे हैं और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम सभी टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी जो है अच्छी बन सके और आप अन्य कैंडिडेट की अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करें और निश्चित रूप से आप एक सीट अपनी कन्फर्म कर सकें। तो आइए वीडियो देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं। सामाजिक समस्याओं से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, उनको आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम टॉपिक पे आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक समस्याएं विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। तो कलर कौन सा सही रहेगा? ये वाला कलर सही रहेगा या ये वाला? नीला इस रखते हैं, सही, ठीक है। तो यहाँ पे समस्याएं जो हैं आप देखते होंगे, आपके सामने ही समस्याएं निकल के सामने आती हैं। सामाजिक समस्याएं, विभिन्न तरीके से सामाजिक समस्याएं आपको फेस करने को मिल सकती हैं। खासकर महिलाएं और फीमेल कैंडिडेट को सामाजिक समस्याएं बहुत ही देखने को मिलती हैं। जैसे आप देख लें, मुस्लिम वर्ग में क्या होता है, महिलाओं को जो है मुंह ढक के चलना पड़ता है, ठीक है, जिसको बुर्का बोलते हैं। तो इस तरीके से परंपराएं बनी हुई हैं जो कि सामाजिक समस्याएं भी है। और हिंदू धर्म में भी देखते हैं तो कई तरीके की बुराइयां विद्यमान हैं। अभी भी इतना 21वीं शताब्दी में भी इस तरीके से समस्याएं विद्यमान हैं जो आप दैनिक रूप से अनुभव भी कर सकते हैं। मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं इसमें कुछ चीज़ें मैं ज़रूर सम्मिलित करूंगा, मगर कुछ चीज़ें आप सामने देख कर भी जान सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। ये जो है बेसिक टॉपिक होता है, इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट क्वेश्चन सही करते हैं। मगर अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है और आपने वीडियो आधा देखा और आधा नहीं देखा, तो निश्चित रूप से अगर आप तैयारी करते हैं और आप एक भी क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं तो वो आपके लिए बुरा होगा। तो मेरी बात मानिए और पूरा टॉपिक देखिएगा, जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आइए देख लेते हैं। तो सामाजिक समस्याएं की अवधारणा पर अगर बात करें, मैं आपको ओवरव्यू पहले दे देता हूं। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। सामाजिक समस्याओं के प्रकार, सामाजिक समस्या के अन्य उदाहरण जो हैं, और यूनिसेफ के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। यूनिसेफ जो बच्चों से संबंधित है, बच्चों से संबंधित सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं। महिलाओं से संबंधित समस्याएं, यौन उत्पीड़न क्या होता है। यौन उत्पीड़न 2 टॉपिक में, भ्रूण हत्या और लिंग चयनात्मक गर्भपात क्या होता है। घरेलू हिंसा की अगर बात करें, रिंग द वेल ये क्या है। अनैतिक व्यापार के परिणाम, और महिलाओं के अधिकार, जनहित याचिकाएं कैसे होती हैं, ये सब चीज़ें। और साथ ही महिलाओं के अधिकार जो यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे महिलाओं के लिए शैक्षिक योजनाएं, बच्चों के लिए शैक्षिक योजनाएं, 86वां संविधान संशोधन जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, धारा 497, धारा 377 और धारा 376 और 354 में अंतर क्या होते हैं। और दो तीन क्वेश्चन हमने सम्मिलित किए हैं, तो इन सबको हम बारी बारी से देखेंगे। तो वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए, मगर ध्यान रखिएगा वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ के लिए जो लोग कैंडिडेट कह रहे थे, पीडीएफ भी आप लोगों को बहुत जल्द हम उपलब्ध कराएंगे। और थोड़ा इसमें कंडीशन रखी गई है पीडीएफ में, जो हम आपको लास्ट में बताएंगे पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ उन कैंडिडेट को ही चाहिए जो लोग तैयारी करते हैं। मैं सभी लोगों को पीडीएफ नहीं देने वाला। जो लोग फ्री फोकट में कि पीडीएफ ले लेंगे और अपने चैनल पे या विभिन्न तरीके से उसे जो है प्रसारित करेंगे, तो उसलिए मैं यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ। मैं केवल उन्हीं कैंडिडेट को पीडीएफ दूंगा जो लोग रियल हैं और जो लोग को सही में ज़रूरत है पीडीएफ की। तो केवल यहाँ पीडीएफ के लिए सिस्टम क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिसमें आपको एक फॉर्म भरना होगा,
ठीक है। फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर वगैरह डालना होगा और साथ ही नाम अपना और 11 रुपये का पेमेंट करना होगा। 11 रुपये का पेमेंट जो है वो वहाँ पे पेटीएम का यूपीआई आईडी दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है, जो कि मेरी ही यूपीआई आईडी है। उस पर आपको पेमेंट करना है 11 रुपये, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और फाइनली आपको फॉर्म भरना है और उसमें उसको सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो निश्चित ही हम आप लोगों को संपर्क करेंगे और आपको पीडीएफ सभी टॉपिक के एक एक करके हम उपलब्ध करा देंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी भी है। पेमेंट में वैसे पेमेंट के लिए कोई हमें जिन लोगों को समस्या है ना पेमेंट करना चाहें उनके लिए भी सिस्टम है, वो लोग कमेंट करें, उनको हम अलग से व्यवस्था करेंगे। मगर रियल व्यक्ति ही चाहिए, मुझे रियल व्यक्ति ही चाहिए जो कि तैयारी करने के लिए लगा हुआ है और उसको पीडीएफ की ज़रूरत है। तो रियल व्यक्ति को पहचानने के लिए मैंने सिस्टम रखा है कि 11 रुपये का पेमेंट करेंगे तभी आपको जो है यहाँ पे मिलेगा। तो सामाजिक समस्याएं से संबंधित ये टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। तो सामाजिक समस्याएं की अवधारणा में 3 तत्व पाए जाते हैं। नंबर 1, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जिसमें सापेक्ष रूप से काफ़ी लोग उलझे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है सामाजिक रूप से सभी लोग उलझे हुए हैं, जो पारिवारिक या फिर गांव में रहते हैं या फिर अन्य भी किसी एरिया में रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं सामाजिक समस्या का सामना करना ही पड़ता है। आप ये पूरा परिभाषा आपको लिखने को नहीं आएगा, मगर मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि हर व्यक्ति सामाजिक समस्या से जूझ रहा है, खासकर महिलाएं और बच्चे। और दूसरे तत्व अगर बात करें, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सामाजिक समस्या की अवधारणा में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो आप सिंपली 3 तत्व पे टिक करेंगे, ठीक है। बाकी आपको ये याद नहीं करना, मगर मैं बता देता हूँ। इस दशा को अधिकांश लोगों की मूल व्यवस्था की दृष्टि से समाज के कल्याण के लिए खतरा समझा जाता है, ठीक है। तो सामाजिक समस्या समाज के कल्याण के लिए खतरा होती है। जैसा कि आप प्राचीन काल में देखते हैं किस तरीके से शिशुवध और बाल विवाह और सती प्रथा, इस तरीके से कितनी प्रथाएं चलती थी जो कि सामाजिक रूप से बहुत ही बेकार तरीके की अगर देखें समस्याएं थी। यह मानकर चला जाता है कि सामूहिक प्रयास के द्वारा इस दशा को नियंत्रित किया जा सकता है। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए, अगर सभी लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, सभी व्यक्ति पुरुष महिला बच्चे सब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस सामाजिक समस्या से उभरा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे अन्य तथ्य की बात करेंगे, सामाजिक समस्या वस्तुनिष्ठ दृष्टि से मौजूद हो सकती है किंतु वह व्यक्तिपरक द्वेग से अस्तित्व में नहीं आ सकती जब तक कि समाज से के बहुत से लोग उसके प्रति जागरूक ना हों। अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक समस्या का अस्तित्व उसके प्रति जनता के जागरूकता पर निर्भर करता है। उस समस्या के हल करने के प्रयास पर इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसके विरुद्ध जनमत को कितने प्रभावशाली ढंग से संगठित किया गया है। तो ये अब थोड़ा बड़ा है टॉपिक, इसको आप ना ध्यान रखें, मगर सिंपल ये समझ लीजिए सामाजिक समस्या को जो ख़त्म करना है वो जागरूकता को आधार पर ही ख़त्म किया जा सकता है। सामाजिक समस्याएं तभी ख़त्म होंगी जब सभी व्यक्ति जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे और किस तरीके से समाज में रहना है वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर देखें परिभाषा, सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो समुदाय में बहुत से व्यक्तियों के विचलित व्यवहारों, जिनका व्यवहार विचलित है, मतलब कोई किसी से छेड़खानी कर रहा, कोई किसी को अपशब्द कह रहा, अथवा समाज के आदर्श नियमों के उल्लंघन के रूप में आदर्श जो नियम बने हुए हैं हमारे उनको उल्लंघन करता है के रूप में देखने को मिलती है। सामाजिक समस्या की अवधारणा का संबंध समाज के मूल्यों से है, ठीक है। समाज की वैल्यू से, समाज का क्या वैल्यू है उससे सामाजिक समस्या की अवधारणा जो संबंधित है। मूल्यों में परिवर्तन होने के साथ सामाजिक समस्या के रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। तो मूल्यों की समस्या में अगर परिवर्तन होता है, मतलब कि वैल्यू अगर चेंज होती है समाज की, तो उससे सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है या सामाजिक समस्या में परिवर्तन हो सकता है। अब सामाजिक समस्या के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं ये देख लेते हैं। ये जो पहले का मैंने पढ़ा इसका मोटा मोटी ये समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति
समाज में गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, हमने अपने नियम आचरण विधि के अनुसार नहीं चलते हैं, वो समस्या जो है प्रकट करते हैं। और निश्चित रूप से शिक्षा और जागरूकता ही इसे उभार सकती है, इससे बचाव किया जा सकता है शिक्षा और जागरूकता के द्वारा ही। जनसंख्या विस्फोट जो सामाजिक समस्या का प्रकार है, निर्धनता है, बेरोजगारी है, असमानता है। असमानता आप देखेंगे, ऊंच नीच, ठीक है, जातियाँ आप देखते हैं, कई तरीके की जातियाँ जिसे SC ST बोलते हैं, उनको अभी भी समाज में वो दर्जा नहीं प्राप्त है जो सवर्ण को प्राप्त है, या फिर जो कहें अन्य सामान्य वर्ग को प्राप्त है। अशिक्षा, गरीबी, आतंकवाद, घुसपैठ, बाल श्रमिक असंतोष, छात्र असंतोष, भ्रष्टाचार, नशाखोरी आप देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि नशाखोरी अभी तक क्या देखते थे कि गरीब व्यक्ति जो वंचित लोग थे उसमें नशा ज़्यादा देखने को मिलता था, मगर अब अगर देखें तो अब नशाखोरी एक बड़ा टॉपिक हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा हाई फाई लोग जो कि आप देखेंगे तो शाहरुख खान जो कि अभिनेता हैं, उनके बेटे को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था, जो कि ड्रग्स से संबंधित नशाखोरी में पकड़े गए थे। तो इस तरीके से देखें तो कई तरीके से बॉलीवुड में भी बड़े बड़े अभिनेता नशाखोरी के शिकार हैं। तो नशाखोरी उनके बच्चों को की लत लग रही है। बड़े बड़े डिग्री कॉलेज में भी इस तरीके की जो नशाखोरी होती है, तो ये बेहद चौंकाने वाली चीज़ है, और जो है यह एक बहुत ही सामाजिक समस्या का बहुत बड़ा एक अंग हो जाता है। जानलेवा बीमारियां जो होती हैं ये भी सामाजिक समस्या से संबंधित हो सकती हैं। दहेज प्रथा ये भी सामाजिक बुराई है। बाल विवाह, भ्रूण या बालिका हत्या या विवाह, ये सब चीज़ें सामाजिक समस्याएं हैं। विवाह में सामाजिक समस्या किस तरीके से है, और कई तरीके से आप खुद ही एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि विवाह में क्या होता है। लड़की कम उम्र की होनी चाहिए, लड़का बड़ी ज़्यादा उम्र का होना चाहिए। बाल विवाह जो है इसी विवाह के अंतर्गत आ जाएगा। दहेज प्रथा भी विवाह के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे सामाजिक समस्याएं हो जाती हैं। तो दहेज प्रथा भी एक बड़ी सामाजिक समस्या है जिससे हमें उबरना होगा। और किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, मैंने लास्ट में 3 क्वेश्चन रखे हैं, उसको देखिएगा, और बाकी आप देखेंगे तो यहीं से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सामाजिक समस्या के अन्य उदाहरण की अगर बात करें तो व्यसन जो होता है, वेश्यावृत्ति तो आप समझते होंगे। टूटते परिवार, ये भी सामाजिक समस्या है। टूटते परिवार में क्या होता है, आपको पता है कि ज़्यादातर क्या होता है, अगर कोई लड़की शादी करके आती है, उसको 1-2 साल तक अगर दिक्कत हो जाती है तो यहाँ पे शादियाँ टूट जाती हैं। तो वही टूटते परिवार होते हैं। उसके बाद बच्चे हो जाते हैं और परिवार आगे बढ़ जाता, तो समस्या कम जो है परिवार टूटने की समस्याएं कम हो जाती हैं। इस तरीके से भी होता है। बेरोजगारी में भी देखें तो गरीबी में भी देखें, और यहाँ पे मानसिक रोग सामाजिक समस्याओं के ही उदाहरण है। समस्या का वह दशा या स्थिति है जिसे समाज हानिकारक मानता है तथा उसके समाधान के लिए आवश्यकता महसूस करता है। तो ये समस्याएं बेहद इनके समाधान की बेहद आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और निश्चित ही इस तरीके की समस्याओं से हमें निपटना होगा। वेश्यावृत्ति जिसका आपने देखा कि हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर अपने डिसीजन दिए हैं। उसने कहा है कि वेश्यावृत्ति ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, उनको अधिकार है, मगर ये नहीं ज़रूरी है कि आप कहीं पे भी आप इस तरीके से घटना को अंजाम दें। तो वेश्यावृत्ति लीगल ज़रूर है, मगर पूरी तरीके से कानूनी नहीं है। हल्का फुल्का आप मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत छूट विधि के रूप में दी गई है, ठीक है। इस पर कई तरीके के कानून हैं जिनको आपको पढ़ना नहीं है। सिंपल मोटा मोटी ये समझ लीजिए, वेश्यावृत्ति इलीगल है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत छूट इसमें मिलती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में यूनिसेफ मुख्यतः 5 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। मुख्यतः ये समझ लीजिए कि बच्चों से संबंधित है यूनिसेफ, ठीक है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के लिए,
बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, इसमें लड़कियों की शिक्षा शामिल है। बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल श्रम के विरोध में, HIV एड्स जो आप समझते हैं, और बच्चों में के अधिकारों और वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं कि बच्चों से संबंधित शोषण, बाल श्रम, एड्स बीमारियाँ, शिक्षा, लिंग समानता, ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब अगला देखें तो बच्चों से संबंधित सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं। लिंग चयन जो आप समझ सकते हैं कि जो पुत्री जन्म होता है तो बहुत से घरों में शोक मनाया जाता है। शोक इस तरीके से लगता है बहुत बड़ा जुर्म हो गया। अभी भी कहीं कहीं पे ऐसा देखने को मिलता है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ठीक ठाक नहीं मानी जाती, और उनका जो है घर में भी उनके माता पिता भी उनको लड़के की अपेक्षा कम देखभाल करते हैं, और इस वजह से देखें तो ये भी सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि लड़की या लड़के दोनों समान होने चाहिए। किसी के में भी असमानता का जो है प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को समान व्यवहार, सभी से समान प्यार, समान लगाव होना चाहिए। लड़कियां भी आजकल सब कुछ करती हैं जो लड़के करते हैं। यहाँ तक कि भी कहेंगे लड़कियां जो हैं लड़कों से भी 2 कदम आगे पहुँच रही हैं। अब समाज का दबाव भी कई तरीके से देखने को मिलता है, जैसे बाल विवाह का ही ले लीजिए। लड़कियों की बाल विवाह करने की समाज का दबाव होता कि लड़की की शादी नहीं कर रहे हैं, जल्दी शादी करें, क्या बुढ़ी हो जाएगी तब शादी करोगे। इस तरीके से और भी कई तरीके से दबाव आते हैं, और कहते हैं मेरी जैसे दादी माँ हुई बेटे की, कहेंगे मेरे जिंदा में ही इसकी शादी कर दो वरना क्या होगा। तो ये भी चीज़ें होती हैं। और जैसा कि आपको पता है कानूनी रूप से 21 साल लड़के और लड़कियों की आयु रखी गई शादी की, उसके पहले शादी की जाती तो ये भी एक सामाजिक समस्या हो जाती है। लड़कियों को ना पढ़ाना, मतलब लड़कियों को बहुत ही लोग नहीं पढ़ाते। उनको लगता है कि लड़कियां जो हैं घर का ही काम करेंगी, शादी करके चूल्हा चौका ही करेंगी, तो उनको पढ़ाने की क्या ज़रूरत। मगर अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप भी इस तरीके से अपने बच्चों पे जो है गलत तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे। लड़का हो या लड़की, सबको आप समान रूप से देखेंगे और सभी को अपना पूरा 100% देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इससे आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि लड़का है या लड़की, इससे कुछ नहीं होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है, तो अगर आप लाइक कर देंगे तो आपके लिए मेरे लिए बेहद अच्छी बात होगी, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे प्रोत्साहन देता है और हम आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। शेयर करने के लिए मैं कभी नहीं कहता, शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप हमारे जुड़े हुए सब्सक्राइबर हैं, तो मैं केवल चाहता हूं कि आपको बेनिफिट मिले और किसी को मिले या ना मिले, क्योंकि हमारे जो रियल सब्सक्राइबर हैं उनको ही बेनिफिट मिलना चाहिए। तो केवल आपके लाइक का मैं इंतज़ार करता हूं, केवल लाइक करें, शेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो अब अगला देखें अगर, तो यहाँ पे कम उम्र में शादी की समस्या देखने को मिलती है। अनुच्छेद 24 की अगर बात करें तो कारखानों में, यहाँ पे कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है, मतलब कि पाबंदी है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजन नहीं किया जाएगा या किसी अन्य संकटापन्न नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखा गया कि अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 है, इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी कारखाने में काम नहीं करेंगे, और जो कि बच्चों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो आप देखते होंगे अभी भी ये समस्याएं आपके यहाँ विद्यमान है। कारखाने नहीं कहें तो कई तरीके के आप चाय के होटल पे देखेंगे, ज़्यादातर छोटू नाम का आपको मिलेगा, कहेंगे छोटू चाय लाओ। ठीक है, आपको ये देखना चाहिए। इस तरीके से लेबर ऑफिसर भी होते हैं,
ठीक है। चाइल्ड लेबर ऑफिसर भी होते हैं, चाइल्ड लेबर इंस्पेक्टर, जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि इनको जो है वहाँ से निकाला जाए, मगर फिर भी ये सब चलते रहते हैं। हर जगह आपको दिख जाएंगे 5 से 10 साल 15 साल तक के बच्चे आपको विभिन्न दुकानों पे काम करते हुए। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी काम करना गलत है, मतलब अपनी दुकान पे कोई बच्चा पढ़ रहा है, कभी आधा एक घंटा गया, देखा दुकान को, उसमें थोड़ा बहुत सामान दिया, तो वो एक शर्म नहीं होगा, ठीक है, वो नियोजित शर्म नहीं होगा। मतलब कि निश्चित रूप से रोज़ काम ना करता हो, कभी कभार सीखने के लिए काम कर सकता है, वो उसके लिए राइट है। मगर अगर देखें तो नियोजित रूप से मतलब कि डेली वो ड्यूटी करता है 8 से 10 घंटे या 12 घंटे की, तो निश्चित रूप से ये जो है उसके लिए गलत होता है और उसके सामाजिक विकास में, उसका व्यक्तिगत विकास में उसको बाधा पहुंचती है। इसलिए अनुच्छेद 24 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है छूट देता है कि कहीं भी काम करने से उनको रोका जाए। महिलाओं से संबंधित समस्याओं की अगर बात करें तो यौन उत्पीड़न एक बड़ी समस्या है और इसके बारे में अनुच्छेद 376 354, ठीक है, और कई तरीके के धाराएं देखने को मिलती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। भ्रूण हत्या, लिंग चयनात्मक गर्भपात, घरेलू हिंसा, रिंग द बेल एक कार्यक्रम है। अनैतिक व्यापार, मतलब अनैतिक व्यापार जिसको आप कहते हैं देह व्यापार, ठीक है, जिसे आपने अभी देखा कि वेश्यावृत्ति। अनैतिक व्यापार के परिणाम क्या हो सकते हैं, अपराध से संबंधित कानून क्या है, महिलाओं के अधिकार क्या है, महिलाओं के लिए शैक्षिक योजनाएं, समेकित बाल विकास योजना जो है, रोजगार, आजीविका, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो आइए देख लेते हैं इस तरीके की योजनाएं। मैं आगे भी पढ़ाऊँगा, इसमें जो चीज़ें ज़रूरी हैं, बाकी और चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। योजनाएँ तो बहुत ही ज़रूरी हैं, 2 से 4 क्वेश्चन आपको योजनाओं से मिल जाएंगे। यौन उत्पीड़न आप समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है। बलात्कार करने की कोशिश करना, यौन हमला, यौन संबंध के संबंध में अनचाहा दबाव जबरदस्ती करना, ठीक है, जानबूझकर सटना, ठीक है। तो ये जो यौन उत्पीड़न के मामले में आएगा, मगर बलात्कार और जानबूझ के सटना या फिर इशारे करना या फिर ज़बरदस्ती घूमने के लिए ले जाना, ये सब थोड़ा चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, आप IPC देखेंगे, CRPC देखेंगे, उसमें होती बाकी गंदे चुटकुले सुनाना, प्रश्न पूछना गलत तरीके से, ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, बाकी PDF में सबको मिल जाएगा। यौन उत्पीड़न, यौन कल्पनाओं में पसंद व बीते हुए कल के बारे में पूछना, यौन संबंधित चीज़ें पूछना, किसी को सामाजिक और यौन जीवन के बारे में प्रश्न पूछना, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और किसी भी व्यक्ति के कपड़े, शारीरिक नए नक्शा के बारे में गंदी टिप्पणियाँ देना, इनके हानिकारक परिणामों में परिवार दोस्तों से दूर जाना, उम्र के बच्चों के उनके हानिकारक परिणामों में परिवार दोस्तों से दूर जाना, उम्र के बच्चों के साथ बातचीत हुआ, कम उम्र के बच्चों के साथ बातचीत हुआ, स्वतंत्रता का अभाव होना, सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग न ले पाना, शिक्षा के लिए अवसरों की कमी। भारत में विवाह के लिए लड़की की कानूनी उम्र 21 वर्ष हो गया और लड़के की 21 वर्ष है। भारत में इससे छोटी उम्र के लोगों के विवाह करना कानूनी अपराध है और यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के विरुद्ध दोषी पाया जाता है तो दंड का पात्र होगा, ठीक है। भ्रूण हत्या, लिंग चयनात्मक गर्भपात, ये बहुत बड़ी समस्या है। भ्रूण हत्या लड़कियों के विरुद्ध हिंसा का एक रूप है। भ्रूण हत्या लड़कियों को जन्म को नकारती है। आप देखेंगे हरियाणा, पंजाब में किस तरीके से लिंग अनुपात घटा है, तो इन्हीं का प्रकार है, इन्हीं के वजह से हुआ है। भ्रूण हत्या लड़कियों के जन्म को नकारती है। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के द्वारा को बढ़ावा देता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा इसकी जांच होती है। हालांकि हर जगह अल्ट्रासाउंड पे लिखा होगा कि यहाँ पे लिंग की जांच नहीं हो जाती है, ठीक है, मगर चोरी छिपे करते हैं और वो लोग अपने खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जो कि देखें तो एक प्रकार की हत्या है। लड़की अगर जन्म लेती है तो कोई बुरी बात नहीं होती, लड़की भी लक्ष्मी होती है। और जिस तरीके से यहाँ पे अपमान होता है लड़कियों का, वो एक निराशाजनक है। लिंग जांच, गर्भपात, जिसे बेटे की वरीयता देना, बेटी को अस्वीकार करना भी कहा जाता है। लिंग के चयन के विधि जो है, जो उन क्षेत्रों में प्रचलित हैं जहाँ पर लड़कों और लड़कियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। हर जगह ज़्यादातर लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। घरेलू हिंसा के कई प्रकार होते हैं। घरेलू हिंसा को घरेलू दुर्व्यवहार कहा जाता है।
बाल दुर्व्यवहार और अंतरंग साथी हिंसा भी कहा जाता है। मोटे तौर पर इसे एक अंतरंग संबंध जैसे शादी, डेटिंग, परिवार, दोस्तों या सहवास में दोनों भागीदारों द्वारा अपमानजनक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सहवास आप समझ रहे होंगे। और घरेलू हिंसा के कई प्रकार हैं, जैसे शारीरिक व्यवहार, मारना, लात मारना, काटना, वस्तुएं फेंकना, जो कि देखने को मिलता है गांव में। अभी भी देखने को मिलेगा कि महिलाएं जो आती हैं शादी करके, उनके पति भले ही कुछ ना करते हों, दारू पीते हों, और शाम को आएंगे तो लातों घूंसों से अपनी वाइफ को जो है प्रताड़ित करते हैं, गालियाँ भी देते हैं। यौन शोषण तो होता ही है लड़कियों का। भावनात्मक दुर्व्यवहार, ज़बरदस्ती, धमकियाँ देना, तिरस्कार करना। और गुप्त घरेलू हिंसा, दंडनीय अपराध। घर में कुछ ऐसी तरीके की हिंसाएं भी होती हैं जिनको महिलाएं नहीं जो है बताती हैं, और हमेशा जो है इससे परेशान रहती हैं, क्योंकि उनको भी लगता है रिश्ते ना टूटें, जितना सब्र करना है कर सकते हैं। रिंग द बेल की अगर बात करें, नवीन संचार माध्यम के उपयोग से बेल बजाओ एक ऐसा राष्ट्रीय अभियान है जिसकी पहुंच पूरे भारत में है। यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अभियान राजदूत और फिल्म स्टार बोमन ईरानी के समर्थन में अगस्त 2008 में शुरू किया गया था। हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर रिंग द बेल आप समझ सकते हैं कि महिलाओं से संबंधित है। बेल बजाओ अभियान है जो 2008 में शुरू हो गया था। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, रिंग द बेल अभियान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2008। 3 चीज़ें याद करनी, बाकी कुछ ना याद करिएगा, ठीक है। अनैतिक व्यापार, विभिन्न प्रयोजनों के लिए बच्चों और औरतों की तस्करी सहित यौन शोषण भी मानवता के खिलाफ अपराधों में से एक है। आपने भी एक फिल्म देखी होगी जो कि वेश्याओं पे बनी हुई है, वो इसी को करता है, जैसे कि तस्करी द्वारा महिलाओं को ले जाकर उनसे यौन दुर्व्यापार कराया जाता है, जो कि इलीगल होता है। यह लड़कियों और लड़कों को बंधक बनाकर काम पर रखना, ठीक है, शोषण की स्थिति में डालना, अनैतिक व्यापार कराना, इन्हें वेश्यावृत्ति और गुलामी के लिए मजबूर करना, जैसे बंधुआ मजदूरी, मालिकों द्वारा नौकर के साथ क्रूर व्यवहार, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अनैतिक व्यापार के परिणाम क्या होते हैं? अनैतिक व्यापार में पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत बार पुलिस, दूसरों की पूछताछ, परिवार, दोस्तों इत्यादि के सवालों की वजह से पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि वह खुद की वजह से पीड़ित है, वह इस स्थिति का जिम्मेदार वह स्वयं है। तो क्या होता, कभी भी लड़कों या महिलाओं के साथ, बच्चों या महिलाओं के साथ दुर्व्यापार होता है, कई तरीके से समस्याएं होती हैं, तो पुलिस के झंझट से बचने के लिए वो लोग पुलिस थाने नहीं जाते या फिर किसी तरीके से शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं। उनको ये लगता है कि पुलिस गलत तरीके से यहाँ पे पूछेगा, उनको प्रताड़ित करेगा, पूछ के कई तरीके से कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है जो जो प्रताड़ित है, ठीक है, पीड़ित जो है, पीड़ित की अगर बात करें, वो किसी के साथ मान लीजिए कि दुर्व्यवहार हुआ है या फिर बलात्कार हुआ है, और वो जाता है थाने में, और दूसरे जो पक्ष है, जो विपक्षी है, जो जिसने ये कांड किया है, वो थोड़ा बड़े फैमिली से, नेताओं की पहुँच है, तो क्या होता है, लड़कियों को वहाँ पे परेशान किया जाता है और उनसे कहा जाता है तुम खुद करके आई हो, और उस पर इल्ज़ाम लगाते हो, किसी तरीके से, और भी कई तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि जो सरकार है इस पर कड़े कदम उठा रही है, फिर भी कई जगहों पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और हालांकि सिस्टम सही हो रहा है, मगर शिक्षा जो है, शिक्षा अगर बढ़ती है तो निश्चित रूप से इस तरीके से समस्याएं पैदा नहीं होंगी। अनैतिक व्यापार, पीड़ित लंबे समय तक चिंता, तनाव और शारीरिक समस्याओं से भी घिर जाता है, नर हत्या कहलाती है। उदाहरण के लिए खून करना, ठीक है। आत्महत्या, अब देखें तो अनैतिक व्यापार के परिणाम और क्या हो सकते हैं। आत्महत्या, इस शब्द का प्रयोग अपने आप को जान से मारने के लिए किया जाता है। मानसिक असंतुलन, दबाव, शराब व नशीली दवाइयों का उपयोग भी आत्महत्या के कारणों में शामिल है। ज़्यादातर लोग आत्महत्या की कोशिश किसी स्थिति से पीछा छुड़ाने, कम असंभव लगने पर और बुरे विचारों, भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। मानसिक तनाव जीवन का सामान्य हिस्सा है, ठीक है। मानसिक तनाव सभी को होता है। ज़्यादातर तनाव के कारण स्वजनित होते हैं, जिसका हम सभी अपने अपने तरीक़ों से
सामना करते हैं, जैसे बीमार करना रहना, किसी प्रिय का मर जाना, लोगों द्वारा आलोचना, नौकरी का छूटना, नौकरी ना पाना, गुस्सा आना। तनाव शरीर व मन दोनों को प्रभावित करता है, जिससे और अधिक समस्याएं पैदा होती हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटी समझे, जो मानसिक तनाव होता है यही आत्महत्या का कारण बनता है। बहुत से लोग होते हैं, तैयारी करते रहते हैं, 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, मगर नौकरी नहीं मिलती है, तो वो भी मानसिक तनाव में आते हैं। कई लोग कहते हैं हम फांसी लगा लेंगे, या और भी कई तरीके से समस्याएँ आती हैं। तो इन समस्याओं से बचें और ये ना समझें कि नौकरी ही एक अंतिम चीज़ है, और भी बहुत कुछ ज़िंदगी में आपके है, ठीक है। तो इसलिए निराश ना हो, जो नौकरी मिलनी होगी मिल जाएगी। महिलाओं के अधिकार, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। जनहित याचिकाएँ PIL जो हैं, जनहित याचिका गरीब और सामाजिक आर्थिक लाभ से वंचित लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। जनहित याचिका किस लिए आती है, तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित लोगों या फिर महिलाओं या बच्चों के लिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका शुरू की गई थी। यह समुदाय के कमज़ोर वर्ग, किसने शुरू की थी ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस इतना समझ लीजिए कि जनहित याचिका जो है, इससे आपके मौलिक अधिकार अगर हनन होते हैं तो आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। यह जनहित याचिका दर्ज कराने की शर्तें क्या हैं। यह समुदाय के कमज़ोर वर्गों के लोगों जिन्हें नैतिक और संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया है, उनके मौलिक मानवीय अधिकारों को लागू करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। जनहित याचिका कैसे दर्ज होती है। जनहित याचिका एक लिखित याचिका के रूप में दर्ज की जाती है। जनहित याचिका किसके खिलाफ दर्ज की जा सकती है। जनहित याचिका किसी राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की जा सकती है। जनहित याचिका किसी निजी पार्टी के खिलाफ दर्ज नहीं की जा सकती। उदाहरण के तौर पे जैसे दिल्ली में निजी कंपनियां प्रदूषण का कारण बन रही हैं और लोगों को रहने के लिए परेशानी हो रही है, तो ऐसे में भारत सरकार व राज्य प्रदूषण समिति उन कंपनियों के विरुद्ध जनहित याचिका दर्ज कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से मोटा मोटी समझ लीजिए, जनहित याचिकाएँ मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित हैं, उनके सुरक्षा के लिए। महिलाओं के अधिकार क्या हैं। महिलाओं के अधिकार से तात्पर्य ऐसी स्वतंत्रता से है जो व्यक्तिगत बेहतरी के लिए तथा संपूर्ण समुदाय की भलाई के लिए आवश्यक है। जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 जो है जीने का अधिकार के अंतर्गत आता है। कभी पूछ लेगा कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 21, मगर हालांकि इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। जीने का अधिकार का आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर पर पूर्ण अधिकार है, अजन्मे बच्चे का मौलिक अधिकार है, ठीक है। जो भ्रूण हत्या होती है वो हत्या ही मानी जाएगी, क्योंकि उसका भी जीने का अधिकार है, ठीक है। 6 महीने तक के लिए वैलिड किया गया, उसके बाद की अगर हत्या होती है भ्रूण हत्या, तो वो भी हत्या के अंतर्गत आएगी। कि जन्म न ले, न कि किसी चिकित्सा प्रणाली या भ्रूण हत्या द्वारा उसके जीवन का अंत किया जाए, ठीक है। भ्रूण हत्या भी जो इलीगल है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार है, वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और भी कई तरीके के 18 और 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप ध्यान ना दीजिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार केवल इतना समझ लीजिए, स्वतंत्रता का अर्थ है कि एक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने का अधिकार है। आप अब जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं, बशर्ते आपके कार्य से किसी दूसरे के अधिकारों की बाधा ना पड़े, ठीक है। अनुच्छेद जो 19 होता है, स्वतंत्रता का ये अधिकार है। इसमें कहा गया वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में कहा गया कि आप सब कुछ बोल सकते हैं, मगर ये ध्यान रख के बोलें कि किसी को अपमानित ना करें, किसी के लिए जो है गलत तरीके से आप ना करें, ठीक है। किसी को दुख ना हो आपके बोलने से। व्यक्तिगत रक्षा का अधिकार भी, पुरुष और महिला दोनों को सभी प्रकार की हिंसा से मुक्त रहने का अधिकार भी दिया गया है। ऊँट का अधिकार 18 वर्ष से अधिक के कोई भी उम्र के 18 वर्ष से उम्र के कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष या महिला, सबको जो है ऊँट का अधिकार है। अब इसके बाद देखें तो प्रजनन का अधिकार सामाजिक और आर्थिक स्थिति के भेदभाव से मुक्त होने के लिए
होता है। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, ये भी आपको पता है कि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार समाज में संवेदनशील सदस्यों को सुरक्षा का अधिकार देता है। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह समाज के संवेदनशील सदस्यों को पर्याप्त भोजन, जो कि आपको देखते हैं मिड डे मील योजना और जो राशन कार्ड होते हैं, ये सब चीज़ें जो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आवास सुविधा, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अगर बात करें तो शिक्षा का अधिकार भी आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लीगल रूप से शिक्षा का अधिकार मिला है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आपको मिला गया है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, अपनी भाषा और शैली संस्कृत के संरक्षण का अधिकार भी आपको दिया गया है। ठीक है। ये सब अनुच्छेद के अंतर्गत है, मगर अनुच्छेद यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं सबके नहीं बता रहा हूँ। हालांकि एक दो बता दे रहा हूँ जो कि आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है। बिना भेदभाव के शिक्षण संस्थान में प्रवेश, अनुच्छेद 29-30 ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भी किसी भी शिक्षण संस्थान में बिना भेदभाव के आपको अधिकार मिलते हैं प्रवेश करने के, मगर ये ध्यान रखा जाता है कि जैसे मदरसा हो गया, उसमें केवल वही पढ़ाई होगी जो मदरसा में पढ़ाई जाती है। आप जो कहें संस्कृत पढ़ाई जाए तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा चेंजेस ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो अगला अगर बात करें महिलाओं की शैक्षिक योजनाएं, तो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन जो है ये शुरू किया गया था और इसमें 15 से 35 वर्ष तक के निरक्षर व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है। इसमें महिलाएं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन इसमें 15 से 35 वर्ष के निरक्षर व्यक्तियों के लिए शुरू की गई थी। इसमें अनारक्षित को छोड़कर सभी जातियां यहाँ पे सम्मिलित थी और महिलाएं खासकर। ठीक है। महिलाएं सभी जातियों की सम्मिलित थी। बच्चों के लिए शैक्षिक योजनाएं अगर बात करें, बहुत सी योजनाएं, मगर सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 में शुरू की गई थी। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान की गुणवत्ता में भवन, शौचालय, पीने का पानी, ब्लैक बोर्ड, खेल के मैदान आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब 86वां संविधान संशोधन, ये इम्पोर्टेंट है। 86 संविधान संशोधन 2002 में पारित हुआ और इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार बना दिया गया है शिक्षा को। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कक्षा 8 तक बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। हालांकि अब ग्रेजुएट सब PG UG सब भी निःशुल्क होता है, बस थोड़ा बहुत ज़रूर फीस पे करनी पड़ती है। उसके एवज में आपको स्कॉलरशिप वगैरह आ जाती है। तो है तो निःशुल्क ही, मगर फिर भी यहाँ पे वंचित होते हैं। और यहाँ तक कि आपको मिड डे मील भी योजना शुरू की गई जो कि बच्चों को प्रोत्साहित करती है स्कूल आने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें 6 से 14 वर्ष अनुच्छेद 21A है। 21 केवल नहीं है, 21 केवल है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, और 21A है जो शिक्षा का मौलिक अधिकार से। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में पारित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सार धारा 497। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ध्यान रखिएगा 497 धारा जो है व्यभिचार से संबंधित है। शादी के बाहर संबंध अब अपराध नहीं। यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, ये ध्यान रखिएगा। जो मान लीजिए पति पत्नी है, ठीक है, पति हो गया, पत्नी हो गई। पहले क्या था, पति पत्नी हो गई, अब इनकी शादी हुई है तो दोनों के अधिकार सेम होने चाहिए। मगर अभी तक क्या था, कुछ समय पहले तक पति का अगर किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी से रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन है या फिर संबंध बनाता है, तो उसको क्या था, उसको छूट थी, कोई अपराध नहीं माना गया था। ठीक है, केवल पति को था। अगर पत्नी ऐसा करती है किसी और व्यक्ति के साथ ऐसा, तो वो जो है पति उसके खिलाफ एक्शन ले सकता था और उसकी शिकायत भी दर्ज करा सकता था। मगर अब क्या हो गया, पति और पत्नी दोनों स्वतंत्र हैं, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर जो है साफ किया है कि जो है जो भी व्यक्ति हैं, पति हो या पत्नी, दोनों किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं, बस उनको जो है मर्जी इसके खिलाफ ना होनी चाहिए। मगर यहाँ पे ये भी कहा गया कि अगर वो संबंध बनाते हैं तो उनके रिश्ते टूटने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए
शादी के बाद अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध बनाना कानूनी रूप से भले ही लीगल हो गया हो, मगर सामाजिक रूप से अभी भी इनवैलिड है और इससे बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें धारा 377 की अगर बात करें तो यहाँ पे भारतीय दंड संहिता उसमें 497 में बात करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, मगर यहाँ पे बात करें 377 में तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि 377 अप्राकृतिक यौन संबंध के बारे में यहाँ पे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि अगर कोई फीमेल और फीमेल दोनों आपस में शादी करते हैं तो और वो अपना जो है दाम्पत्य जीवन सुखी बिताना चाहते हैं तो लीगल है और उस पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे मेल दोनों शादी कर लें या फिर फीमेल दोनों शादी कर लें। इसमें याद करने की क्या बात है, 3 इसको हटा लीजिए, 77, ठीक है। 77 जो है ये 77 मतलब सेम, ठीक है। 77 सेम याद रखिएगा, मतलब मेल या फीमेल दोनों आप संबंध बना सकते हैं जो कि लीगल है और शादी कर सकते हैं, ठीक है। अब धारा 376 और 354 इसमें मर्जी के खिलाफ यौन संबंध बनाना और छेड़खानी करना। यहाँ पे 376 में अगर बात करें, जब थोड़ा ये समझ लीजिए 354 में वो सभी चीज़ें आती हैं जो 376 में आती हैं, ठीक है। 376 में सब कुछ आ जाएगा, मतलब कि 376 में यौन संबंध बनाया, मतलब कि यौन संबंध कई तरीके से होता है, जैसे फिजिकल रिलेशन, मतलब कि आप समझ सकते हैं 354 में आपको बता दूं, जैसे गलत इशारे करना, छूना या फिर नग्न करना, लड़की को ज़बरदस्ती उससे बलात्कार करने की कोशिश करना, और जब बलात्कार करने की कोशिश करना वो 354 में आएगा। कोई भी चीज़ें टिप्पणी करना, कुछ भी चीज़ें 354 में आएगी, मगर 376 में वो चीज़ें आ जाती हैं बलात्कार, केवल बलात्कार, ज़बरदस्ती बलात्कार अगर की जाती है, मर्जी के खिलाफ यौन संबंध बनाना, तो उसको 376 में आता है। अब देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन है, उनको देख लीजिए और इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। आप और क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध कराएंगे, मगर अभी केवल 3 क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी आपको मिलते रहेंगे। तो इनमें से क्या बच्चों से संबंधित सामाजिक समस्या नहीं है? सामाजिक समस्या क्या नहीं है? बाल विवाह या बाल श्रम, अल्प पोषण या फिर लड़के की अपेक्षा लड़कों को ज़्यादा सम्मान। तो यहाँ पे आपको पता है लड़कों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, जो कि सामाजिक समस्या है। बाल विवाह भी सामाजिक समस्या है, बाल श्रम भी सामाजिक समस्या है। अल्प पोषण सामाजिक समस्या नहीं, मगर जो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। इनमें से क्या महिलाओं से संबंधित सामाजिक समस्या नहीं है? सामाजिक समस्या क्या नहीं है? घरेलू हिंसा होती है, भ्रूण हत्या का भय शिकार होती महिलाएं, अल्प पोषण की अगर बात करें, और पुरुषों की महिलाओं की अपेक्षा कम वेतन। कहीं पे आप काम करने जाती हैं महिलाएं, तो अगर पुरुष का 10,000 वेतन है तो महिलाओं को 8,000 में ही सब्र करना पड़ता है। बल्कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा काम करती हैं, वो गप्पे नहीं लगाती हैं, लड़ाती हैं, और जो ऑफिस में ही पूरा टाइम देती हैं, और भी कई तरीके से मेहनत करती हैं। तो महिलाएं ज़्यादा कार्यकुशल होती हैं पुरुषों की अपेक्षा, मगर फिर भी उनका वेतन जो है कम होता है, ज़्यादातर देखा जाता है। अल्प पोषण थोड़ा ये अलग की समस्या हो जाती है, जो कि हेल्थ संबंधित समस्या हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ठीक है, सत्य कथन क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, या फिर इस संशोधन के से अनुच्छेद 21 जोड़ा गया। तो इसमें देखिए 21 नहीं 21A जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए नहीं, बल्कि बालिकाएं भी सम्मिलित थी, और साथ ही यहाँ पे दोनों सम्मिलित थे, तो इसलिए बच्चे हो जाएंगे, उनके अनिवार्य शिक्षा के लिए कहा गया। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं मैंने सभी को आपको उपलब्ध करा दिया है। और भी कोई क्वेरी या फिर कमेंट करना चाहें कर सकते हैं, और PDF के लिए जो फॉर्म डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उसको भरें, और उसमें पेमेंट अनिवार्य है। और जो लोग दिक्कत है पेमेंट नहीं करना चाहती वो कमेंट करें, उनको हम अलग से व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।